ये फोन जब फ्लिपकार्ट बीबीडी सेल 2025 में मिल रहा था तब मैंने इसे 15,000 का परचेज किया था। उस टाइम पर ये डिवाइस मेरे हाथ में होते हुए भी मैंने कंप्लीटली इसे स्किप कर दिया था और मुझे लगा इस फोन पर रिव्यू बनाना वर्थ इट नहीं है। रीजन सिंपल था, उस वक्त मार्केट में इससे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल थे, जैसे CMF फोन 2 प्रो, Realme Narzo 80 प्रो। बट आज की डेट में CMF फोन 2 प्रो आउट ऑफ स्टॉक है हर जगह से और Realme Narzo 80 प्रो में सिर्फ अब एक मेजर अपडेट रिमेनिंग रह गया है। लेकिन आज लगभग एक साल के बाद मैं इस फोन का सेम वेरिएंट 20,000 में खरीद कर ये लॉन्ग टर्म रिव्यू कर रहा हूँ। आखिर क्यों? क्या रियलमी ने कोई अपडेट दिया, क्या कैमरा इंप्रूव हो गया, या फिर मैं स्टार्टिंग से इस फोन के बारे में गलत था? सच कहूं तो इनमें से कोई भी वजह नहीं है, बल्कि पिछले कुछ महीनों में मार्केट इतना चेंज हो चुका है कि जिस फोन को मैंने इग्नोर कर दिया था वही आज इस प्राइस सेगमेंट का सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये फोन बिल्कुल एकदम से परफेक्ट ही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस मिले हैं जो आपको शायद पसंद ना आए और इस बारे में आपको कोई बताएगा भी नहीं। तो आज मैं आपको Realme P4 का कंप्लीट लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस बताऊंगा और वीडियो के एंड तक ये भी क्लियर हो जाएगा कि 20,000 के आसपास ये वाकई वैल्यू किंग है या फिर यहाँ पर सिर्फ स्पेक्स का खेल है। सबसे पहले अगर मैं बॉक्स कंटेंट्स की अगर बात करूं तो आपको यहाँ पर चार्जर बॉक्स के अंदर ही देखने को मिलता है। 80 वॉट का सुपर वूक चार्जर है, ये थोड़ा रेक्टेंगल शेप में आता है। हालांकि पहले कुछ डिवाइसेस में Realme कुछ इस तरह का चार्जर प्रोवाइड करता था जो कि थोड़ा बॉक्सी और बल्कि टाइप सा होता था। ये थोड़ा साइड से पतला है तो ज्यादा प्रैक्टिकल है। उसके बाद आपको ये फास्ट चार्जिंग डेटा केबल देखने को मिल जाता है, एक प्लास्टिक TPU ट्रांसपेरेंट केस के साथ, और साथ ही आपका ये डिवाइस मेरे पास ये स्टील ग्रे कलर में है। आपको यहाँ पर दो और कलर ऑप्शंस देखने को मिलने वाले हैं, इंजन ब्लू और फॉर्ज रेड। अब अगर इसके इन हैंड फील की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 191 ग्राम्स की वेट और 7.58 mm जितना स्लीक ये आपको देखने को मिल जाता है। हाथ में पकड़ने में ऐसा नहीं लगा कि एकदम से बल्कि फील हो रहा है, बट एकदम सा लाइट वेट भी फील नहीं कराता ये। अब इस पर्टिकुलर कलर वेरिएंट में प्रॉब्लम ये है कि ये फिंगरप्रिंट स्मजेस और डस्ट बहुत ज्यादा कैच करता है, लेकिन बाकी के तीनों ही कलर वेरिएंट्स के मुकाबले में ये सबसे ज्यादा प्रीमियम लगता है। अब इसकी वजह हो सकता है ये ऑरेंज कलर जो पावर बटन और फोन के बॉटम साइड पर एम्बेडेड है। अब यही मैं बता दूं, ये जो पार्ट है यहाँ पर ये कोई स्क्रॉलिंग व्हील या फिर कोई बटन नहीं है, बल्कि ये सिंपल सा डिजाइन पैटर्न है। अब फोन यहाँ पर पूरा ही प्लास्टिक बिल्ड मटेरियल के साथ आता है, चाहे फ्रेम्स हो या फिर बैक हो। पूरा फोन पकड़ने में एकदम से बॉक्सी फील कराता है, बट ऐसा नहीं है कि पकड़ने में थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल लगे। लेकिन एक चीज है, ये जो इसका बैक साइड है यहाँ पर एक हल्का सा बैटरी बम्प फील सा होता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से ये नोटिसेबल है या फिर दिखाई देता है डायरेक्टली। इनफैक्ट शायद अगर मैं आपको ये बात ना बताता तो आपको ये पता ही नहीं चलता। स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी अच्छे क्वालिटी का केस लगाकर ही इस फोन को यूज करें। बाकी पोर्ट्स एंड बटन्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ नीचे की तरफ आपको प्राइमरी स्पीकर ग्रिल्स देखने को मिलने वाला है, उसके बगल में टाइप सी पोर्ट, इसके बगल में आपको यहाँ पर प्राइमरी माइक्रोफोन देखने को मिलने वाला है और उसके बगल में आपको सिम ट्रे का स्लॉट देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर डेफिनेटली आपको हाइब्रिड स्लॉट तो नहीं मिलने वाला। जी हाँ, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सिम लगाने का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। लेफ्ट के साइड आपको यहाँ पर पूरा प्लेन मिलने वाला है। राइट साइड पर ऊपर में आपको यहाँ पर वॉल्यूम रॉकर्स और उसी के नीचे ये ऑरेंज कलर का पावर बटन मिलने वाला है। ऊपर के साइड आपको यहाँ पर सेकेंडरी माइक्रोफोन देखने को मिलता है और इसके बगल में यहाँ पर सेकेंडरी स्पीकर्स आपको देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर ये आईआर ब्लास्टर नहीं है, हालांकि इस फोन में आपको आईआर ब्लास्टर का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है और वो आपको यहाँ पर फोन के बैक साइड पर देखने को मिलने वाला है। ये जो नीचे का पार्ट है ये आईआर ब्लास्टर है। ये 50 मेगापिक्सल का आपको सेंसर यहाँ पर देखने को मिलने वाला है और यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर। अब इस इंफ्रारेड सेंसर से आप आसानी से कोई भी टीवी, एसी या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रिमोट कंट्रोल आसानी से कर पाओ। और उसके लिए इस फोन में आपको एक यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऐप भी देखने को मिलने वाला है, जो कि यहाँ पर आईआर रिमोट होने वाला है। यहाँ पर मैंने अपने 2 एसी के रिमोट ऐड करके रखे हुए हैं, जिनसे मैं आसानी से अपने एसीज को कंट्रोल कर पाता हूँ। मेरे टेस्टिंग में काफी अच्छे से काम करते हुए नजर आया अब तक। बाकी यहाँ पर आपको IP66 की वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंस भी देखने को मिलने वाला है। IP69 होना चाहिए था बट अब नहीं है, तो हल्के फुल्के छींटे बर्दाश्त कर लेगा ये, बट पानी में बिल्कुल मत डालना। बात करूंगा डिस्प्ले की तो यहाँ पर आपको एक 6.77 इंचेस की एक फुल HD प्लस एमोलेड 144 हर्ट्ज हाइपर ओलेड पैनल देखने को मिलने वाला है। 240 हर्ट्ज का यहाँ पर आपको टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिलने वाला है, जिसे आप 2500 तक इंस्टेंटेनियसली अचीव कर सकते हो। मतलब कि गेमिंग में स्मूथनेस काफी अच्छी मिलने वाली है। इसके अलावा आपको यहाँ पर 3840 हर्ट्ज की PWM डिमिंग भी देखने को मिलने वाली है, जिससे कि लो लाइट में फ्लिकरिंग का इशू भी काफी कम रहने वाला है। बाकी डिस्प्ले आपका यहाँ पर HDR10+ और DCI P3 कलर गैमेट के साथ आ जाता है, जो कि मैक्स आपको YouTube पर 4K HDR 60 FPS तक की प्लेबैक आपको आसानी से करा देगा। डिस्प्ले यहाँ पर एमोलेड होने की वजह से कलर्स काफी पंची और वाइब्रेंट आते हैं, बट Realme ने यहाँ इमेज प्रोसेसिंग में थोड़ी ज्यादा ही शार्पनिंग अप्लाई की हुई है, जिसके वजह से कभी कभी टेक्स्ट या फेसेस आर्टिफिशियली शार्प लगते हैं। डिस्प्ले ट्यूनिंग में ओवर शार्पनिंग नोटिसेबल लगी मुझे यहाँ, और यही सेम चीज एक यूजर ने हमें कमेंट में भी बताया था। ओवरऑल डिस्प्ले काफी अच्छा है, विविंग एंगल्स भी काफी अच्छे यहाँ पर
पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब यहीं पर मैंने एक और चीज इसके डिस्प्ले में नोटिस की है, वो है यहाँ पर इसका 144 हर्ट्ज का इम्प्लीमेंटेशन। आपको यहाँ पर रिफ्रेश रेट में 144 हर्ट्ज जरूर शो करेगा, बट जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मोस्टली डिस्प्ले 120 हर्ट्ज पर ही काम कर पा रही है। और इवन यूट्यूब के अंदर तो स्क्रॉलिंग के टाइम पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले यहाँ पर सपोर्टेबल है। अब रियल वर्ल्ड यूजेस में मुझे एक यहाँ कंपास ऐप मिला जहाँ पर ये 144 हर्ट्ज शो करता है। दूसरा ये कैलकुलेटर एप्स वगैरह, यहाँ पर आपको 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले जरूर से शो होगा। तो इस एक पर्टिकुलर चीज को रियलमी वालों को अपडेट देकर फिक्स करना चाहिए। बाकी आपको यहाँ पर 4500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलने वाली है, लेकिन HPM 1600 निट्स तक का मिलता है। आउटडोर या डायरेक्ट सनलाइट में भी डिस्प्ले इनफ ब्राइट रहती है, कभी भी आपको डिस्प्ले यूज करते रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस मेरा काफी बेटर रहा। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी आपको यही देखने को मिलने वाला है। और स्टेरियो स्पीकर की क्वालिटी मुझे थोड़ी सी एवरेज लगी। इनफ लाउड है, बेस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक जो क्रिस्पीनेस होता है स्पीकर्स का वो मुझे मिसिंग लगाया। वैसे डिस्प्ले प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग रियलमी ने कुछ भी यहाँ पर ऑफिशियली मेंशन नहीं किया है, इसलिए आप कभी भी इस फोन को किसी अच्छे क्वालिटी का टेम्पर ग्लास लगाकर यूज करना। बाकी आपको स्क्रीन के कलर मोड्स में यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं, जैसे विविड, सिनेमैटिक, ब्रिलियंट, एडवांस। मैंने इसको नेचुरल पर अभी सेट करके रखा हुआ है। बाय डिफॉल्ट ये विविड पर आता है, जिससे कि कलर थोड़े से और बूस्टेड लगते हैं, बट मुझे यहाँ पर नेचुरल कलर्स ज्यादा पसंद आते हैं। बात करूं अगर बैटरी की, तो यहाँ आपको 7000 की एक मैसिव बैटरी देखने को मिलने वाला है। और यहाँ अच्छी बात यह है कि 80 वॉट का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर आपको यही बॉक्स में ही प्रोवाइड हो जाता है, जो कि 0 to 100% अराउंड 85 to 95 मिनट्स के अंदर आपको चार्ज करके दे देता है। बाकी अगर स्क्रीन ऑन टाइम की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर 3 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं मुझे लास्ट फुल चार्ज किए हुए, और इन 3 दिनों में हमें पहले दिन में 4 घंटे 43 मिनट्स के आसपास हमें स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला। अगले दिन हमने इसको 5 घंटे 37 मिनट के आसपास यूज किया, और आज हमने इसको तकरीबन 2 घंटे 27 मिनट यूज किया है। और स्टिल अभी भी हमारे पास 5% की बैटरी यहाँ पर बची हुई है। अप्रोक्सीमेटली 12.5 घंटा से भी ज्यादा का यहाँ पर हमें स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला, जो कि काफी अच्छा माना जाएगा। और ऐसा नहीं कि हमने नॉर्मल एप्स वगैरह यूज किए, इसमें हर तरह के गेम्स हो गए या फिर हमारा CPU थ्रोटल टेस्ट वगैरह हो, कैमरा वगैरह, हर तरह का मिक्स यूज हमने यहाँ पर किया हुआ है। अब आइडल ड्रेन की बात करूं, तो हमने इसको रात को 12 बजे 100% चार्ज करके रखा था, और जब सुबह 10 बजे हमने इस पे देखा तो यहाँ पर सिर्फ 2% की बैटरी ड्रॉप हमें देखने को मिला। हेवी यूजेस में भी आराम से आप इसको 2 दिन तक बिना चार्ज के यूज कर पाओगे। तो भाई मतलब टॉप नॉच काम किया है रियलमी ने यहाँ पर बैटरी के मामले में। रियलमी ने यहाँ टाइटन बैटरी यूज की है। पहले के फोन्स में मोस्टली लिथियम आयरन बैटरीज यूज होती थी, जबकि टाइटन बैटरीज बेटर ड्यूरेबिलिटी, इंप्रूव्ड एफिशिएंसी और लॉन्ग टर्म बैटरी हेल्थ मेंटेन करने पर ज्यादा फोकस्ड है। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, तो डुअल बैंड 5G यहाँ मिलने वाला है, मतलब एक साथ जियो 5G और एयरटेल 5G आप आसानी से कनेक्ट कर पाओगे। और एयरटेल 5G पर हमने यहाँ स्पीड टेस्ट रन कराया, अराउंड 390 Mbps डाउनलोडिंग और 90+ Mbps अपलोडिंग स्पीड हमें मिला। कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट भी है, आपको यहाँ 5G++ शो होता हुआ नजर आ रहा है। ब्लूटूथ 5.4, वाईफाई 5 और आयर ब्लास्टर का सपोर्ट तो मिलने ही वाला है, बट यहाँ NFC का सपोर्ट नहीं मिलने वाला। कॉलिंग करते टाइम अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको गूगल डायलर नहीं मिलने वाला, वो डायलर मिलता है जो रियलमी अक्सर अपने फोन्स में देता है, जिससे कि आप बिना अनाउंसमेंट के कॉल रिकॉर्डिंग आसानी से कर पाओगे। और कॉलिंग करते टाइम एज सच हमें कोई भी यहाँ पर कॉल ड्रॉप्स देखने को नहीं मिले। नेटवर्क स्ट्रेंथ काफी अच्छे रहते हैं यहाँ। फोन LPDDR4X रैम और फास्ट UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी वजह से ऐप ओपनिंग, क्लोजिंग और मल्टीटास्किंग का एक्सपीरियंस काफी स्मूथ फील होता है। अब मेरे पास ये जो वेरिएंट है, ये मेरे पास 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, और रैम सेक्शन के अंदर ही यहाँ पर रैम एक्सपेंशन का ऑप्शन भी देखने को मिलने वाला है, जिससे आप 8GB तक वर्चुअली रैम को बढ़ा सकते हो। बट मेरा सजेशन रहेगा कि आप इस ऑप्शन को ऑफ ही रखो, क्योंकि ये असली रैम नहीं होती, ये फोन के स्टोरेज को ही यूज करता है, जिसकी स्पीड कंपैरेटिवली स्लोअर होती है, और कई बार फोन्स को और स्मूथ बनाने के बजाय अननेसेसरी लोड बढ़ा देता है। बाकी रैम मैनेजमेंट वगैरह की अगर मैं बात करूं, तो मेरी मानो अगर आपको 8GB वाला वेरिएंट मिल रहा है एक आध हजार ज्यादा देके, तो बेटर यही है कि आप 8GB रैम वाले मॉडल की तरफ जाओ, क्योंकि 6GB वाले वेरिएंट के साथ दिक्कत ये है कि ये 4 से 5 ऐप तो बैकग्राउंड में आराम से रख देता है, लेकिन जैसे ही आप 6th ऐप की तरफ जाओगे ये दोबारा से रीलोड होना स्टार्ट कर देता है। बाकी ऐप ओपनिंग, क्लोजिंग, एनिमेशन वगैरह काफी स्मूथ है, किसी भी तरह का लैग या जिटर मुझे यहाँ देखने को नहीं मिला। और सिंगल स्क्रीन पर आप मैक्सिमम 3 ऐप्स चला पाओगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन में गैलरी और यहाँ पर प्ले स्टोर खोल रखा है, और यहीं पर फ्लोटिंग विंडो में मेरे पास यहाँ पर यूट्यूब रन हो रहा है, और इन सारे मल्टीटास्किंग के दौरान मुझे कोई भी एज सच प्रॉब्लम नहीं आया। और परफॉर्मेंस की बात करूं, तो यहाँ आपको MediaTek का Dimensity 7400 अल्ट्रा प्रोसेसर मिलने वाला है। अब यहाँ जो अल्ट्रा नाम दिया गया है, उससे कोई मैसिव परफॉर्मेंस जंप एक्सपेक्ट मत करना। रियल वर्ल्ड में ये नॉर्मल 7400 से काफी हद तक सिमिलर ही फील कराता है। 4nm का चिपसेट है, काफी पावर एफिशिएंट है, इसी वजह से ये इतनी अच्छी बैटरी लाइफ भी आपको निकाल के दे पाता है। बाकी सभी तरह के बेंचमार्क्स हमने रन कराकर देखे, जिनके रिजल्ट्स अभी आपके स्क्रीन पर हैं, आप अभी पॉज करके देख सकते हो। एंटूटू
स्कोर्स अराउंड 9,27,000 के आसपास आता है, जो कि काफी अच्छा माना जाएगा। इसके अलावा अगर रीड राइट स्पीड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें 95,000 से भी ज्यादा का स्कोर देखने को मिला है, थैंक्स टू द UFS 3.1। बाकी थर्मल मैनेजमेंट यहाँ सरप्राइजिंगली अच्छा निकला। 15 मिनट के CPU थ्रोटल टेस्ट में मोस्टली परफॉर्मेंस स्टेबल रही और फोन ने अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस 87% पर यहाँ पे मेंटेन रखा है। बाकी डे टू डे के सभी टास्क बड़े आसानी से ये हैंडल कर लेता है बिना किसी लैग जिटर के। रियलमी ने सच में यहाँ इसे एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन बनाकर लॉन्च किया है। हमने इस फोन के VN ऐप में वीडियो रेंडर भी की, वहां पर भी काफी अच्छे से काम कर जाता है। अब यहाँ रेंडरिंग के दौरान कोई भी हमें हीटिंग इशू वाला सीन यहाँ देखने को नहीं मिला। हाँ, हल्का सा हीट जरूर होता है यहाँ पर हेवी टास्किंग के दौरान। अब हीटिंग और परफॉर्मेंस की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि इस 43 डिग्री सेल्सियस वाली गर्मी में मैं इस फोन पर गूगल मैप्स लगाकर भरी दोपहर में निकला था और आधे घंटे बाद हीट तो ये फोन होना ही था, डायरेक्ट सनलाइट जो पड़ रही थी इसके ऊपर। बट उस टाइम पर इस फोन ने अपनी ब्राइटनेस ड्रॉप कर दिया और उस टाइम पर थोड़ा सा लैग भी होने लगा। अब ये चीज मैं किसी भी दूसरे फोन के साथ करता तब भी सेम ही सिचुएशन होती। इनफैक्ट ये सेम चीज मैंने अपने इस iPhone 13 में करी तो ये फोन 7 मिनट के अंदर ही अपनी पूरी ब्राइटनेस ड्रॉप कर चुका था। बट सरप्राइजिंग चीज ये लगी, इतने हीट में आधे घंटे मैप्स यूज करने पर भी इस फोन ने सिर्फ 5% की बैटरी लूज की यहाँ पर। बाकी फोन फ्लूइडली स्मूथ तो फील कराता ही है थैंक्स टू द Realme UI 7। और आपको पता ही है कि ये कलर OS का ही पॉलिश्ड वर्जन है। आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन Realme UI 6 और Android 15 पर आता है। फिलहाल एक मेजर अपडेट ऑलरेडी इस फोन पर आ चुका है और अभी भी इसमें 2 मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट रिमेनिंग है। अभी फिलहाल ये फोन Android 16 पर रन कर रहा है। बाकी अगर यूजर एक्सपीरियंस की बात करो तो क्लीन तो ये बिल्कुल भी पहले नहीं था, मगर इस फोन को बूट करते टाइम ही मैंने इसके सारे प्लोटवेयर अनइंस्टॉल और डिसेबल कर दिए, तो अब मेरे को ये अच्छा खासा क्लीन एक्सपीरियंस निकाल कर दे देता है। अब यहाँ Realme UI का सबसे अंडररेटेड फीचर मुझे ये लगा कि यहाँ इसमें शेयर विद आईफोन का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलने वाला है। मतलब अभी आपको यहाँ पर एयर ड्रॉप की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको बस इस फीचर को टर्न ऑन कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने अपने आईफोन में एक 1.9 GB की फाइल सेलेक्ट कर रखी है और यहाँ पर इस O+ कनेक्ट ऐप के हेल्प से आसानी से शेयर पेज आ गया। अब यहाँ शेयरिंग के लिए दोनों ही फोन में ब्लूटूथ का ऑन होना जरूरी है। तो जैसा कि मुझे अब मेरा एंड्रॉइड डिवाइस यहाँ पर शो हो रहा है, तो अब बस कनेक्ट करके दूसरे डिवाइस से एक्सेप्ट कर लेना है और अराउंड 54 सेकंड्स लगे इसे इस 1.9 GB फाइल को सेंड करने में, जो कि काफी फास्ट माना जाएगा। बाकी इस बॉटम बार को टच एंड होल्ड करके आप आसानी से सर्कल टू सर्च कर पाओगे और पावर बटन को टच एंड होल्ड करके यहाँ पर आप जेमिनाई से इंटरेक्शन आसानी से कर पाओगे। अब फोटोज ऐप के अंदर ही आपको यहाँ पर ये AI एडिट वाला ऑप्शन भी देखने को मिलने वाला है, जहां पर आपको टिपिकल ओप्पो रियलमी वाले सारे ही AI फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि AI इरेजर हो गया, AI अल्ट्रा क्लैरिटी हो गया, परफेक्ट शॉट हो गया, अनब्लर हो गया, AI लैंडस्केप हो गया। और एंटायर टेस्टिंग के दौरान ये सारे ही फीचर्स मेरी टेस्टिंग में काफी अच्छे से काम करते हुए नजर आए। उसके अलावा आपको यहाँ पर एक AI एडिट जीनी वाला ऑप्शन भी देखने को मिलने वाला है, जहां पर आप कुछ भी लिख कर या फिर बोल कर इससे आप अपने काम करवा पाएंगे। अब ये यहाँ थोड़ा सा टाइम लेता है बट रिजल्ट अच्छे निकाल कर देता है। अब भले आपको यहाँ पर रिजल्ट अच्छा मिल जाए, लेकिन ये पिक्चर की शार्पनेस और क्वालिटी को यहाँ पर डिग्रेड कर देता है। बाकी अब बात करो गेमिंग की, तो हमने यहाँ पर BGMI और कॉल ऑफ ड्यूटी दोनों ही रन करा के देखे और आधे घंटे के दोनों ही गेम प्ले के दौरान हमें सिर्फ 8% का यहाँ पर बैटरी ड्रॉप देखने को मिला है। थोड़ा सा और बैटरी कम लूज होता, बट हमने यहाँ पर ये GT मोड ऑन करके और ये हाइपर मोशन वाला ऑप्शन ऑन करके गेम प्ले किया था, जिसके बाद हमें यहाँ पर 144 FPS तक की यहाँ पर हमें गेम प्ले देखने को मिल रहा था। फ्लैट डिस्प्ले होने की वजह से यहाँ पर गेम प्ले काफी अच्छा निकल के आता है, किसी भी तरह कोई मिस टच वगैरह यहाँ हमें नहीं मिला। और बात करो हीटिंग की, तो यहाँ पर इस पीछे वाले पार्ट पर थोड़ा सा वार्म जरूर फील होता है। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा आप इस बैक कवर को कभी भी इस फोन से निकाल कर ही गेम प्ले करें, इससे हीट को डिवाइस से बाहर निकलने में काफी हेल्प होता है। जबकि अगर आप बैक कवर लगाकर गेम प्ले करेंगे तो हीट इसी में ट्रैप हो जाएगा। वैसे बहुत ज्यादा हीट नहीं होता गेमिंग के दौरान, जैसे कैजुअल फोन्स गेमिंग के दौरान हीट होते हैं, वही सेम चीज यहाँ पर भी आपको देखने को मिलने वाला है। और यही गेम असिस्टेंट के अंदर आपको यहाँ पर बाईपास चार्जिंग, वॉइस चेंजर, मिस टच प्रिवेंशन, AI कंट्रोल एक्सेट्रा बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। बाकी कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर आप यहाँ ग्राफिक सेटिंग्स के अंदर लो रख के मैक्स आप अल्ट्रा तक गेम प्ले आसानी से कर पाओगे, जिसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यूअस एकदम स्टेबल 90 FPS गेमिंग आपको देखने को मिलने वाली है। इवन आप कभी भी इस हाइपर मोशन वाले फीचर को ऑन करके यहाँ से अपने FPS को बढ़ा पाओगे आसानी से, जिसके बाद आपको ये 144 FPS तक की गेम प्ले आसानी से दे देगा। लेकिन ये स्टेबल नहीं रहता, मैं साफ बता रहा हूँ। यहाँ पे बेटर यही होगा कि आप यहाँ पर स्टेबल फ्रेम रेट पर सेट करके आराम से स्मूथली 90 FPS पर कंटिन्यूअस गेमिंग आप आसानी से करो। बाकी अगर बात करो BGMI की, तो यहाँ पर सेमी सेटिंग्स आपको मिलने वाला है, यानी कि 90 FPS तक स्मूथ के साथ आप एक्सट्रीम प्लस तक गेम प्ले आसानी से कर पाओगे। आराम से ये 90 FPS तक स्टेबल एंड स्मूथ गेमिंग आपको करा देगा। और सच बोलूं तो रियलमी ने यहाँ एकदम प्रॉपर गेमिंग सेंट्रिक फोन बनाकर लॉन्च किया है इस डिवाइस को। एकदम बटरी स्मूथ मक्खन मजा ही आ जाता है। ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस हमें काफी बेटर मिला है।
यहाँ बात करूँ कैमरास की तो रियर की तरफ आपको यहाँ 50 MP का मेन कैमरा प्लस 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलने वाला है। और ये जो पार्ट है वो कैमरा नहीं इंफ्रारेड सेंसर है। बात करूँ डे लाइट फोटोज की तो यहाँ आपको प्रो XDR मोड मिलेगा। बेसिकली ये HDR ही है, बस रियलमी यहाँ इसे प्रो XDR नाम से प्रमोट करता है। और फर्स्ट लुक में फोटोज काफी अच्छे निकल कर आते हैं। नेचुरल लुक तो रियलमी के फोन्स में बहुत रेयर मिलेंगे और यहाँ भी फोटोज बाय डिफॉल्ट थोड़े से ब्यूटीफाई होकर आते हैं। मगर अच्छी बात यह है कि ये ओवर एक्सपोज नहीं आते, ना ही तो कोई ओवर शार्पनिंग वाला इशू यहाँ हमें देखने को मिला। बाकी ऑपोजिट द सन शॉट में डायनेमिक रेंज ठीक ठाक मेंटेन कर लेता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में AI का इम्प्लीमेंटेशन लगता है मगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। जूम शॉट्स 1x और 2x तक ठीक ठाक आते हैं, बट 3x पर डेफिनेटली ये अपनी क्वालिटी लूज करने लगता है। स्टिल फुटेजेस यूजेबल हैं 3x तक। बाय डिफॉल्ट ये 14 MP पर फोटो शूट करता है, जिसे आप हाई रेज में 8K अल्ट्रा HD 50 MP तक शूट कर पाओगे। डेफिनेटली 50 MP पर ज्यादा डिटेल्स और क्लैरिटी मिलने वाली है। वाइड एंगल कैमरा से जब आप फोटोज लेते हो किसी ऑब्जेक्ट का तब आपको मेजर कलर शिफ्ट नहीं मिलेगा एज कम्पेयर टू द मेन कैमरा फुटेज, बट जैसे ही आप ह्यूमन सब्जेक्ट की पिक्चर क्लिक करोगे तब आपको एक्चुअल डिफरेंस समझ आएगा। डार्क कर देता है मोस्टली एरियाज को ये, और 8 MP होने की वजह से डिटेल्स भी कम रहते हैं। बाकी पोर्ट्रेट फोटोज की अगर बात करूं तो बैकग्राउंड ब्लर नेचुरल जरूर लगता है, लेकिन एज डिटेक्शन में थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है। जूम शॉट्स भी काफी अच्छे निकाल सकते हो आप पोर्ट्रेट मोड में ही। 1x तो अच्छा रहता ही है, 2x भी सरप्राइजिंगली काफी अच्छा निकल कर आता है। प्रॉपर इंडोर लाइटिंग में भी मेन कैमरा से बहुत ही अच्छे यूजेबल फोटोज निकल कर आते हैं। नॉर्मल फोटोज तो अच्छे है ही, साथ ही पोर्ट्रेट के शॉट्स यहाँ भी आई प्लीजिंग लगते हैं। बस कहीं कहीं एज डिटेक्शन में स्ट्रगल मिल जाएगा। मेन कैमरा 60 FPS फुटेज आप जरूर शूट कर पाओगे, बट 1080p में ही। बाकी अब ये फुटेज 4K मैक्स 30 FPS की है। डे लाइट कंडीशन में कंसिडरिंग द प्राइस फुटेज काफी अच्छे निकल कर आ रहे हैं। वीडियो में फोकसिंग पार्ट भी काफी अच्छा है। कुछ मिली सेकंड का टाइम लगता है फोकस करने में और कभी कभी फोकस शिफ्ट में स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे से काम कर जाता है। अब क्योंकि आपको यहाँ पर कोई भी OIS नहीं मिलने वाला तो स्टेबलाइजेशन की उम्मीद तो वैसे भी नहीं है। और ये वाला शॉट नॉर्मल वॉकिंग के दौरान लिया गया है, वहीं यहाँ पर ये वाली फुटेज भागते हुए ली गई है। शटर स्पीड ठीक ठाक दिया गया है। यहाँ बहुत से शॉट्स हमने मूविंग ऑब्जेक्ट्स की यहाँ पर क्लिक करी हैं। यूजेबल फुटेजेस जरूर निकाल कर दे देगा। और यहाँ इस तरह के एक AI लैंडस्केप वीडियो शूट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है मैक्स 1080p 30 FPS तक। फ्रंट कैमरा आपको यहाँ पर 16 MP का मिलने वाला है, जिससे सेल्फीज अच्छी आ जाती हैं। यहाँ भी स्किन टोन थोड़े ब्यूटीफाई निकल कर आते हैं। और फ्रंट से पोर्ट्रेट निकालने में एज डिटेक्शन में काफी स्ट्रगल करता है कहीं कहीं, खासकर बैकग्राउंड का सब्जेक्ट अगर काफी पास में हो तब। इंडोर लाइटिंग में भी सेल्फीज अच्छी आ जाती है एंड पोर्ट्रेट में वही एज डिटेक्शन वाला स्ट्रगल। कैमरे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप 1080p 30 FPS तक की वीडियो शूट करने का मोड मिल जाता है। और यहाँ पर मैं एग्जैक्टली एकदम सनलाइट के ऑपोजिट में खड़ा हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत घूम के दिखाता हूँ ताकि आपको इसके डायनेमिक रेंज का अंदाजा एक हो जाएगा। यहाँ आपको यहाँ पर इसके माइक्रोफोन का आउटपुट भी असल में किस तरह का क्वालिटी निकाल कर देता है वो भी आपको एक पता लग पा रहा है। बाकी सेल्फीज बहुत ज्यादा वाइड नहीं आते, अगर एक साथ ग्रुप सेल्फी लोगे तो दिक्कत आ सकती है। बाकी लो लाइट नाइट मोड में ऑब्जेक्ट की पिक्चर्स ठीक ठाक ले लेता है, बट यहाँ पर भी सेम बैकग्राउंड फोरग्राउंड में डिफरेंशिएट करने में स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है। इसके बाद जैसे ही आप ह्यूमन सब्जेक्ट पर आते हो नाइट मोड में, यहाँ लेंस फ्लेयर वाला दिक्कत नजर आया मुझे। मल्टीपल टाइम्स ट्राई करने पर भी सेम ही रिजल्ट आया। वहीं इंडोर लाइटिंग में वीडियोस ठीक ठाक आ जाते हैं, आराम से यूजेबल फुटेज आप आसानी से निकाल पाओगे। यहाँ वीडियो के अंदर हमें एज सच कोई भी लेंस फ्लेयर वाला दिक्कत नहीं मिला, चाहे 1080p 60 FPS की फुटेज ही क्यों ना हो। आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशंस को अच्छे से मेंटेन रखता है। अगर आप इन सारे कैमरा सैंपल्स को यूट्यूब कंप्रेशन के बिना ओरिजिनल क्वालिटी में देखना चाहते हो तो मैंने सारे ही सैंपल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दिए हैं, आप चाहो तो वहां से जाकर देख सकते हो। अब देखो कैमरा क्वालिटी मुझे यहाँ पर थोड़ी एवरेज लगी और डेफिनेटली आप में से कोई भी इस फोन को ऐसा कैमरा फोन तो नहीं देखता। इसी प्राइसिंग पर आपको सैमसंग M56 इससे मच बेटर कैमरा क्वालिटी निकाल कर दे देता है और बहुत ही जल्द मैं इन दोनों ही फोन्स का कैमरा कंपैरिजन करने वाला हूं। तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप गलती से भी वो वीडियो मिस ना कर दो। मेरे अकॉर्डिंग Realme P4 एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है अंडर 20K सेगमेंट, जिसको भी अच्छी गेमिंग, बैटरी स्मूथ परफॉर्मेंस और एक बड़ी बैटरी चाहिए वो इस फोन की तरफ डेफिनेटली जा सकता है। और रही बात इस डिस्प्ले ओवर शार्पनिंग वाले इशू की, तो लगभग 15 से 20 दिन आपको लगेंगे, फिर धीरे धीरे आप यूज टू हो जाओगे इस डिस्प्ले से। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो इसी Realme P4 के रिगार्डिंग या आप कोई नया फोन परचेज करने का सोच रहे हो तो कमेंट बॉक्स में अपना बजट लिखकर सवाल पूछना ना भूलें। आपको पता ही है मैं हर हाल में रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू गाइज आर हैप्पी एंड हेल्दी। मैं जल्दी मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।